तो आज हम अपने इस टॉपिक अल्टरनेटिंग करंट को आगे बढ़ाएंगे और आज का टॉपिक हमारा होगा मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू पता करना है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पता करना है। लेकिन उससे पहले हमें ये कुछ डिफिनीशंस है ये जाननी ज़रूरी है। पहले हम ये जान लें ये डिफिनीशंस के बारे में, उसके बाद हम इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मीन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट मीन्स आरएमएस वैल्यू। तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को समझें क्या है। देखो पहले क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू ऑफ या एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू को पीक वैल्यू भी कहते हैं और एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इक्वेशन बना है अल्टरनेटिंग करंट का वो वैसा ही बना है जैसा हम लोग वेव इक्वेशन बनाते हैं, है ना। वेव इक्वेशन जैसा ही इक्वेशन यहाँ बना हुआ है। देखो I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वेव इक्वेशन याद है? वेव इक्वेशन कैसा होता था? y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ऐसा कुछ होता था ना। y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। तो ए को हम लोग क्या कहते थे? एम्पलीट्यूड है ना वेव इक्वेशन। तो उसी से कंपैरिजन करने पे, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड बोला जाता था, तो ये भी आई नॉट को भी क्या बोला जा रहा है? एम्पलीट्यूड मैक्स। और आई नॉट है क्या यहाँ पे? आई की मैक्सिमम वैल्यू है। और आई हमें कैसे पता कि आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू? क्योंकि देखो यहाँ हम लोगों ने ये इक्वेशन जब लिखा था, जो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन आया था अल्टरनेटिंग करंट का, वो क्या था? आई इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन बना था जब हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया था, है ना। I इज इक्वल्स टू, है ना, E के लिए यही इक्वेशन बना था कि नहीं? तो E के लिए यही बन रहा है, तो V के लिए भी यही बनेगा, वोल्टेज के लिए भी, और I के लिए भी यही बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने इसका फॉर्म चेंज कर दिया था। कैसे चेंज किया था? क्योंकि हमें अभी देखो यहाँ दिखाएंगे कि एन बी ए ओमेगा जो है एक्चुअली वही वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। तो ये जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी तो इसको हम लोग आई नॉट बोलेंगे। कैसे मैक्सिमम है? देखो मैक्सिमम कब होगी? जब वो लूप है वो कब होगा? 90 डिग्री बनाएगा, है ना, ओमेगा टी। यहाँ थीटा कौन है? ओमेगा टी है। तो जब वो चुंबकीय जो फ्लक्स हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, उनके साथ जब 90 डिग्री एंगल बनाएगा, उस समय थीटा कितना हो जाएगा? ओमेगा टी 90 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 91 होता है, तो 1 साइन 91। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आई इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, है ना। आई मैक्स पहले लिख दिया है, तो ये इक्वेशन बनेगा आई इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। उसी को हम क्या कहेंगे? वो आई मैक्स है। यहाँ क्या बन रहा है? आई इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा और साइन 91, क्योंकि इसी की वजह से तो करंट चेंज हो रही है ना, एंगल की वजह से। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 90 डिग्री पे, तो इसीलिए हम जब 90 डिग्री आएगी यहाँ 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा? एन बी ए ओमेगा। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल रही है? एन बी ए ओमेगा। तो ये जो टर्म है ना एन बी ए ओमेगा, इसको हम किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे? आई नॉट से। हमें पता रहेगा कि आई नॉट क्या है? एन बी ओमेगा है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ से दिख तो रहा है कि 90 हो गया तो एन बी ओमेगा ही तो बचा, और वो 90 होने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू हुई है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट। और एनसीईआरटी में आई मैक्स भी लिखा हुआ है ऐसे करके। आई एम जो भी यूज़ करना है यूज़ कर सकते हो, आई एम कहो या आई नॉट बोलो। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को जो ऐसा था अब हम ऐसे लिखेंगे, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हम कहेंगे ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम मतलब एम्पलीट्यूड होता है। जैसे वेव इक्वेशन में क्या होता था? मैक्सिमम वाइब्रेशन होता था ना। अगर कोई कण है, कोई पार्टिकल अपनी जगह से वाइब्रेशन कर रहा है, तो एक दिशा में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसकी, उसी को तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो। अगर ऐसे दोलन कर रहा है ना, तो उसमें भी जो अपनी मध्यमान स्थिति से मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम जाता है इधर चाहे इधर, उसी को तो एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो करंट है वो अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू ले रही है उसको हमको क्या बोलना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड बोलेंगे, क्योंकि इक्वेशन भी वैसे ही बन रहा है। इसलिए जो मैक्सिमम वैल्यू करंट की है उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू बोलो, पीक वैल्यू बोलो या फिर एम्पलीट्यूड बोलो। ये हो गया। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं पीरियोडिक टाइम। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड पीरियोडिक पीरियोडिक टाइम। एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसी को तो पीरियोडिक टाइम कहते हैं। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं। आवर्तकाल टाइम पीरियड क्या होता है?
एक वाइब्रेशन पूरा होने में जो समय लग रहा है, एक वाइब्रेशन कैसे होता है, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से वाइब्रेट कर रहा है मीन पोजीशन से, ऊपर जाए फिर वहाँ आए फिर नीचे जाए फिर वहाँ आए, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुआ, इतने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है। सिमिलरली ये जो हो रहा है दोलन, इसमें भी क्या हो रहा है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ आना, फिर यहाँ जाना, यहाँ आना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, इसमें जो टाइम लगा टाइम पीरियड। सिमिलरली ये जो हम लोगों का लूप था, एक कंप्लीट उसमें साइकिल हो रहा है, हमने कहा था ना हाफ साइकिल फुल साइकिल, तो एक फुल साइकिल कब होगा, जब ऐसे है और चक्कर लगाते हुए फिर से उसी तरह उसी पोजीशन में आ जाए, तो कहा जाएगा वन कंप्लीट साइकिल, लाइक फिर जीरो हो गई, तो साइकिल भी कंप्लीट हो गया। इसका मतलब वन कंप्लीट साइकिल में ग्राफ कहाँ पहुंचा है, टी पर पहुंचा, तो टी को ही तो टाइम पीरियड कहते हैं। तो वन कंप्लीट साइकिल में जो टाइम लगा है उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। और उतने में ग्राफ कितनी बार, तुम बताओ कितनी बार आया होगा मैक्सिमम वैल्यू, 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। तो एक कंप्लीट साइकिल में, मतलब कंप्लीट साइकिल को टाइम पीरियड में बोले तो एक टाइम पीरियड में कितनी बार मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, 2 बार। तो हम फ्रीक्वेंसी, इसी से हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड बाई एन AC करंट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ साइकिल मीन्स ये जो पूरा हो रहा है साइकिल 1 सेकेंड में कितनी बार हो रहा है, वही कहलाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स ये ग्राफ 1 सेकेंड में कितनी बार बन रहा है, वो उसकी कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है ना, 1 सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, ये भी बोल सकते हो। 1 सेकेंड में कितनी बार मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारा था, ये टर्म्स थे। और देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला और टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ एक बार देख लो। टाइम पीरियड तुम्हें पता है क्या होता है, अभी बताया गया है ना। और टाइम पीरियड एक तरह से और हम लोग समझना चाहिए कि एक टाइम पीरियड जब हो जाता है तो फिर से वही मोशन रिपीट होता है, यही तो होता है। अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये जाना, यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, एक टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया, इसके बाद फिर से वही मोशन होगा कि नहीं, फिर से वही मोशन होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, 2 टाइम पीरियड हो गया, फिर से वही होगा। तो टाइम पीरियड जब कंप्लीट हो जाता है तो मोशन रिपीट होने लगता है। वैसे यहाँ पे भी हम लोग कह सकते हैं कि वो वैल्यू, एंगल की वो वैल्यू जहाँ से फिर से ये रिपीट होने लगती है करंट, वही वैल्यू कहलाएगी उसकी टाइम पीरियड। तो कहाँ से बताओ, ये रहा टाइम पीरियड, ये रहा टाइम पीरियड। अगर एंगल के टर्म्स में सोचें तो वो कितना है, ये तो इसे हम एंगल के टर्म्स में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये ग्राफ एक्चुअली देखो, यहाँ जब ग्राफ बना होता है तो यहाँ पे एंगल के टर्म्स में भी लिखे होता है। ये एक्स एक्सिस पे एंगल्स भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो चेंजिंग हो रही है यहाँ पे, ये एंगल के टर्म्स में हो रही है ना। 0 डिग्री पे कितना होगा फ्लक्स, और 0 डिग्री पे करंट कितना होगा, 90 पे कितना होगा, तो ये एंगल के टर्म्स में ही तो चेंज हो रही करंट। और साथ ही साथ टाइम के टर्म्स में भी ले सकते हो, टाइम के अकॉर्डिंग है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो रही है कि हाफ साइकिल मीन्स हाफ टाइम पीरियड, फुल साइकिल मीन्स फुल टाइम पीरियड, पूरे टाइम पीरियड में कितना हो रहा है। तो टाइम्स के टर्म्स में भी यहाँ हम टाइम के रिस्पेक्ट में भी आई का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और एंगल के रिस्पेक्ट में भी कि कितने एंगल पर कितनी करंट आएगी, है कि नहीं। एंगल चेंज हो रहा है तो कितने एंगल के लिए कितनी करंट, तो यहाँ पे हम एक्स एक्सिस पे एंगल दिखा सकते हैं और वाई एक्सिस पे करंट को। तो करंट और एंगल का ग्राफ भी कहा जा सकता है। साथ ही साथ करंट और टाइम का ग्राफ, करंट एंड टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि टाइम भी यहाँ वेरी कर रहा है कि अगर हाफ साइकिल हुआ तो टाइम कितना हुआ, फुल साइकिल हो गया तो टाइम कितना हुआ। तो टाइम के रिस्पेक्ट में भी हम लोग आई का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे बच्चों को पढ़ने में कन्फ्यूज़न होता है कि ये सब क्या लिखा हुआ है, π/2 t/2। तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो ये समझ लें कि एक्चुअली ये सब क्या है। तो बहुत सिंपल है, देखो समझते हैं क्या है। देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ किया था। यहाँ पे हमने बताया था कि हाफ साइकिल पे करंट क्या हो जाएगी, फिर से 0 हो जाएगी, और फिर से जब फुल साइकिल होगा फिर से 0 हो जाएगी। तो हाफ साइकिल पे एक बार 0 हो रही है और एक बार फुल साइकिल पे 0 हो रही है। तो उसी तरह से टाइम के रिस्पेक्ट के बजाय अब हम लोग किस पे देखें, एंगल के रिस्पेक्ट में इसको देखते हैं। तो कितने टाइम पर कितना एंगल बनेगा, चलो इसको समझते हैं। तो चलो यहाँ देखो, जैसे देखो ऐसे जब है जो लूप है, अगर इस तरह से है
मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऐसे ही जा रही हैं और लूप भी ऐसा ही है। तो देखो एंगल थीटा, थीटा जो है वो मैं यहाँ पर ओमेगा टी के टर्म्स में है ना, थीटा ओमेगा टी के टर्म्स में है। तो जो ओमेगा टी है दैट मीन्स थीटा, वो कैसे चेंज हो रहा है? थीटा क्या है? फ्लक्स लाइंस और ये जो एरिया वेक्टर है इनके बीच का एंगल है। तो अभी इन दोनों फ्लक्स लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल है वो कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि इधर ही फ्लक्स भी है और इधर ही एरिया वेक्टर भी है। तो बताओ अब अगर इस फॉर्मूले में रख दोगे एंगल 0 साइन 0 0 रखोगे तो I = 0, करंट 0। तो ये है सिचुएशन, है ना, यहाँ पे 0 आ रही है। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में जो इसकी लूप की पोजीशन है, एंगल 90 डिग्री, सॉरी 90 नहीं 0 डिग्री है, क्योंकि हमें एरिया वेक्टर से एंगल देखना है। तो करंट भी इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 0 आएगी, साइन 0 0। अब यहाँ पे दिखा रहा है 0 की वैल्यू। अब जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा फ्लक्स के साथ एरिया वेक्टर का एंगल बढ़ रहा है ना। इधर फ्लक्स है, एक और दिखा देते हैं, इधर फ्लक्स है, अभी तो 0 डिग्री पे हैं दोनों। अब क्या हो रहा है? फ्लक्स तो यहीं रह रहा है, ये फ्लक्स जो ब्लू वाले को फ्लक्स मानो और ये रेड वाला है इसको एरिया वेक्टर मानो। तो अभी तो 0 डिग्री पे है, लेकिन ये तो घूमेगा तो एंगल बढ़ेगा इनके साथ, फ्लक्स के साथ रेड वाले का एंगल बढ़ रहा है। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हें मालूम है साइन थीटा का जो ग्राफ होता है, साइन थीटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये इसकी वैल्यू कैसे बढ़ती है? एंगल जैसे जैसे बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन कहाँ तक बढ़ती है? यहाँ देखो, यहाँ समझते हैं हम लोग। साइन थीटा अगर यहाँ से हम देखें, तुम्हें पता है यहाँ सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सारे, यहाँ पे ओनली साइन थीटा नेगेटिव होता है, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन का जो फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक बढ़ता है? 90 डिग्री तक, 90 डिग्री तक मैक्सिमम आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? फिर वो फिर से फंक्शन रिपीट होने लगेगा। देखो जैसे यहाँ पे 90 डिग्री भी पहुँच गए, ये 90 डिग्री, तो तुम्हें पता है कहाँ से कहाँ तक होता है? साइन 0 डिग्री 0 आता है, फिर साइन 30 डिग्री 1/2 आता है, फिर साइन 45 1/√2 आता है, इसी तरह साइन 60 डिग्री √3/2 आता है, फिर 90 डिग्री 1 आता है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, तो फंक्शन क्या होगा? जैसे जैसे देखो एंगल्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है। तो वैल्यू बढ़ेगी तो दैट मीन्स ये आई भी बढ़ेगी। तो आई बढ़ रही है तो 90 डिग्री तक तो बढ़ी। अब 90 के बाद अगर तुम साइन का रेशियो निकालने जाओगे, जैसे 110 का 120 130 जो भी निकालोगे, 90 के आगे की जो रेशियो निकालोगे तो फिर से ये वैल्यू रिपीट होने लगेंगी, यहाँ से उल्टा चलेंगी। 90 के आगे अगर तुम जाओगे, जैसे 90 के आगे फिर से अगर हम लोग ले लें 130 डिग्री का निकालें तो फिर ये आएगा, उसके आगे निकालोगे तो फिर ये आएगा, उसके नहीं। तो क्या हो रहा है? वहीं से फिर से वैल्यू रिपीट हो रही है। 1 के आगे ये वैल्यूज़ फिर से रिपीट होंगी। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में भी है, ये 1 है, यहाँ पे 1 है, और 1 के आगे जैसे ही जा रहे हैं एंगल आगे बढ़ रहा है 90 से आगे। तो देखो यहाँ क्या हुआ होगा? यहाँ पे अभी ये 0 डिग्री है, ऐसे आ गया, तब जाके एंगल क्या हो गया? फ्लक्स लाइंस के साथ, यहाँ फ्लक्स लाइंस थी उनके साथ एंगल क्या बना? 90 डिग्री। तो अब 90 डिग्री जब बन गया है तो करंट क्या हो गई है? मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 के लिए ये वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम। अब इससे जब आगे बढ़ेगा, देखो 90 से भी आगे इधर बढ़ जाएगा, ये है ना, 90 से भी आगे बढ़ गया तो क्या हो गया? ये फ्लक्स लाइंस है, अगर हैं ये फ्लक्स लाइंस हैं तो इनसे 90 से आगे जाएगा तो क्या होगा? है ना, ऑब्ट्यूज एंगल बनने लगेंगे। तो 90 से जब बड़ा एंगल होगा तो वैल्यूज़ क्या आएंगी? ये वैल्यूज़ रिपीट होंगी, ये पीछे तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। देखो वैल्यू रिपीट हो रही है यहाँ पे, 90 के आगे जैसे ही बढ़ा तो ये देखो ये वैल्यू फिर से आने लगी। देखो यहाँ से ये वैल्यू अगर तुम ऐसे मिलाओगे तो यहाँ पे ये वैल्यू ये सेम नहीं है, और यहाँ मिलाओगे तो ये और ये सेम है। ये यही तो बता रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम प्लेस पे हैं कि नहीं। तो यहाँ के एंगल के लिए और यहाँ के एंगल के लिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है वाई एक्सिस पे। यही तो होता है ना। कैसे समझते हो? इस एक्सिस पे तुमने एंगल दिखाया हुआ है, तो एंगल, इस एंगल के लिए देखो जितनी वैल्यू आ रही है उतना ही इस एंगल के लिए भी वैल्यू आ रही है। सिमिलरली यहाँ पे चले आओ इस जगह पे, तो इस एंगल के लिए जो वैल्यू आ रही है वही देखो इस एंगल के लिए वैल्यू आ रही है ना, यही आ रही ना भाई। तो रिपीट होगी, यहाँ से ये वैल्यू रिपीट होने लगेंगी। तो देखो रिपीट हो रही है, फिर से वही आएगा √3 1/2 1/2 देन 0, यहाँ तक आ गया।
अब इसके बाद क्या होगा, कहाँ पहुँच गया 180 पे, 180 पे पहुँचा है तो फिर से 0 हो गई, उधर से रिपीट होते हुए करंट, उसी का ग्राफ बन रहा है ये। फिर देखो जब 180 से आगे पहुँचेगा तब क्या होगा, 180 तो मीन्स ये पीछे आ चुका है ना। अब ये कहाँ आ चुका है, ये ऐसे थी पहले, अब ये घूम कर पीछे आ गई है, ऐसे आ गई है 180 पे फिर से करंट क्या हो गई 0 डिग्री। ओके, ऐसे तुम्हारी बुक में ग्राफ बना हुआ उसको देखोगे तो 180 पे फिर से 0 हुई। अब इससे जब आगे बढ़ेगी 180 से भी ज़्यादा एंगल बनाएगी, जब ऐसे बढ़ने लगेगी तो 180 के आगे तुम खुद देखो क्या होगा। 180 तक तो यहाँ तक करंट फिर से रिपीट हुई, देखो साइन थीटा की वैल्यू रिपीट हुई, रिपीट हो रही कि नहीं, जैसे यहाँ हमने समझा था वैसे यहाँ समझ सकते हो, सारी वैल्यू सेम आ रही हैं। तो यहाँ देखो 180 डिग्री बना, 180 डिग्री पे फिर से साइन 0 आएगा, लेकिन जैसे ही इसके आगे बढ़ोगे तुम्हें पता है कि साइन सिर्फ यहीं पे पॉजिटिव होता है, उसके आगे जाने पर साइन क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ सिर्फ tan थीटा नेगेटिव होता है और तुम कौन सा ला रहे हो साइन थीटा, तो फिर से यहाँ नेगेटिव होगा। कहाँ से कहाँ तक नेगेटिव होगा, यहाँ से चलेगा और पूरा नेगेटिव वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ से लेकर पूरी ये जो 360 तक जब तक नहीं पहुँच जाएगा तो ये वैल्यू जो साइन के लिए है यहाँ से यहाँ तक वो नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव साइन थीटा सिर्फ यहीं पर पॉजिटिव है ना, तो इसके आगे साइन थीटा क्या देगा नेगेटिव देगा। तो इसके आगे देखो ये नेगेटिव आएगा तो पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी, साइन थीटा अगर नेगेटिव आने लगा तो पूरी वैल्यू, तो करंट देखो करंट भी नेगेटिव आने लगी, क्योंकि इसी का फंक्शन है। तो जैसे साइन थीटा बदलता है, साइन थीटा का ग्राफ होता है, वैसे ही करंट का ग्राफ भी आएगा। तो देखो उसी तरह से चेंज होगा, तो साइन नेगेटिव तो करंट भी देखो नेगेटिव जाने लगी, और कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, पहले यहाँ तक ये आएगी, ये कितना है 270 डिग्री, 180 प्लस 90 270, और 270 को हम क्या बोलते हैं 3π/2 हुआ। और देखो 90 को क्या बोलते हैं, जब यहाँ पहुँचे थे 90 को क्या बोलते हैं π/2, तो 90 एंगल π/2 और 180 एंगल पाई, तो पाई के लिए टाइम क्या है हाफ साइकिल पूरा हो चुका है। यहाँ से चला था ऐसे करके, यहाँ से चला था, ये हुआ 90, फिर ये हुआ 180, तो 180 पे साइकिल कितना हुआ हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल में टाइम भी कितना लगा हाफ लगा। दैट मीन्स हाफ टाइम पर जो टाइम पीरियड हाफ दिखाया गया है वहाँ के लिए एंगल कितना हुआ पाई। ओके, फिर जब फुल साइकिल हो जाएगी, अब हाफ साइकिल में फिर फुल साइकिल होगी तो टाइम तो टी होगा, लेकिन फुल साइकिल पर एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, तो 180 को हम लोग 2π से दिखा, सॉरी फुल साइकिल पर 360 डिग्री, जो यहाँ पे 360 दिखाया गया है, 360 को क्या बोलते हैं 2π बोलते हैं। तो एंगल और टाइम में ये रिलेशन है भाई। देखो हाफ टाइम पे 180 डिग्री बनेगा, तुम समझ सकते हो कैसे, हाफ टाइम हाफ साइकिल पर, हाफ टाइम होगा तो हाफ साइकिल होगा। ये देखो ये 90 हुआ, फिर यहाँ से ये होगा हाफ साइकिल, तो एंगल कितना बना 90 प्लस 90 180। फिर ऐसे ही देखो फिर से 1/3 होगा, यहाँ पहुँचेगा तो ये वाला जो बन रहा है ये 3π/2, तब एंगल 270 डिग्री, दैट मीन्स 3π/2। फुल साइकिल पे 360 डिग्री एंगल बन जाएगा, 360 को क्या बोलते हैं 2π, और टाइम क्या होगा t हो जाएगा। तो ये है जो π/2 लिखा हो या t/2 लिखा हो या टाइम पीरियड t लिखा हो, एंगल और टाइम इसी तरह से रिलेटेड है यहाँ पर, है ना, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम समझते हैं कि ये कैसे माइनस होता है ना। यहाँ तो हम लोग समझ लिए, यहाँ तक 180 तक साइन पॉजिटिव देगा, उसके बाद साइन हर जगह क्या आएगा, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव। दैट मीन्स जब तक 360 नहीं हो जाता यहाँ से आगे 360 तक नेगेटिव वैल्यू आएगी, और फिर से वही वैल्यू आएंगी जो यहाँ पे थी। वैल्यूज़ हमेशा वही आएंगी, वो 0 से लेके 1 के बीच में ही रहती हैं, बट कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, कभी नेगेटिव डायरेक्शन में। कभी नेगेटिव वैल्यू आएगी साइन की, कभी पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव कहाँ से आएगी 180 के बाद से नेगेटिव आएगी, तो 180 के बाद नेगेटिव आ रही तो करंट भी नेगेटिव बता रहा है। और कहाँ तक आएगी 360 तक आएगी। जैसे 360 पे साइन की वैल्यू पहुँचेगी तो फिर से साइन अपनी वही पुरानी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर देगा 0, देखो फिर से 0 से स्टार्ट होने लगेगी, और फिर से 30 डिग्री आएगा, है ना। इसके आगे पहुँचेंगे तो फिर से 1/2 √3/2 और ये 1 आने लगेगा, फिर ऐसे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये ग्राफ चलता रहेगा। तो फुल साइकिल में हम कहाँ पहुँचे, यहाँ से लेकर 2π तक, 0 डिग्री से लेकर 2π तक। अब ये ध्यान देना, जब इस तरह से है तो 90 डिग्री नहीं समझना, ये एरिया वेक्टर के साथ एंगल लिया जा रहा है, इस सरफेस के साथ नहीं। सरफेस के साथ तो 90 डिग्री है फ्लक्स का, बट एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री है। तो इस तरह जब है तब करंट 0 है, क्योंकि साइन 0 होल वैल्यू 0। और जब इस तरह है तो करंट मैक्सिमम है, क्योंकि इस समय 90 डिग्री है, साइन 90 मैक्सिमम, करंट भी मैक्सिमम।
तो इस तरह से ये ग्राफ बन रहा है। ओके, तो ये समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए और समझते हैं चीज़ें। T इज इक्वल 2 पाई बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है इसको देखो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। यहाँ पे देखो सर्किल में, क्योंकि ये हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ले रहे हैं ना, तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से डिफाइन होती है। ये अगर कोई पार्टिकल है यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया और फिर इसको पूरा एक, तो ये क्या कहलाता है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है ना, कोणीय विस्थापन होता है। तो कोणीय विस्थापन पहले भी बताया शायद मैंने। अब कोणीय विस्थापन तो थीटा, जिस तरह से रेखीय विस्थापन यानी लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है ना, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। टाइम हमें कौन सा लेना है, कंप्लीट साइकिल का लेना है, यहाँ से यहाँ तक का नहीं लेना है, क्योंकि हमें कंप्लीट साइकिल में डिफाइन करना है ना इसको, टाइम पीरियड को। तो कंप्लीट साइकिल मतलब यहाँ से चला है तो फिर से चल के यहाँ आ जाएगा, तो कितने का एंगल बनेगा। यहाँ जो एंगल बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कभी यहाँ आ रहा है तो इतना बन रहा है। तो जब ये पूरा कंप्लीट करके यहाँ पहुँचेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डेट मीन्स 2 पाई के टर्म्स में 2 पाई, है ना। तो यहाँ से इस डिस्टेंस के लिए हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई 2 पाई और एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। तो टाइम कितना लगेगा, कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उससे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, तो कैपिटल टी बोलेंगे। यहाँ तो स्मॉल टी कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ क्योंकि होल पूरा टाइम ले रहे हैं कंप्लीट साइकिल का, इसलिए हम लोग आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड लेंगे। तो अब यहाँ से निकालो t इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, यहाँ इनटू है ना, तो ओमेगा यहाँ के डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से t इज इक्वल्स टू मिल रहा है तुम्हें 2 पाई बाई ओमेगा। तो आवर्तकाल या टाइम पीरियड का जो 2 पाई बाई ओमेगा आया है वो यहाँ से डिफाइंड हुआ है, ठीक है। तो ये आवर्तकाल हो गया, t इज इक्वल्स 2 पाई बाई ओमेगा। तो अब जब आवर्तकाल हो गया, टाइम पीरियड हो गया, तो अब हमें फ्रीक्वेंसी भी पता होनी चाहिए। तो हम लोग 9th में पढ़े हैं टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो 1 अपॉन टी कर दिया। अब देखो फ्रीक्वेंसी को कुछ बुक में न्यू से दिखाएगा, कुछ में एफ से दिखाएगा, कुछ में एन से भी दिखाएगा। तो चलो हम लोग न्यू लेकर चलते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में न्यू होगा। तो न्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, टी मीन्स दिस वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा। अब ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ओमेगा बाई 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इस टर्म में लेंगे हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, ठीक, क्योंकि वहाँ एंगल ही तो बन रहा है, तो एंगल के टर्म्स में हमें बनाना पड़ेगा सब कुछ, टाइम पीरियड भी और फ्रीक्वेंसी भी, क्योंकि एंगल पे ही सब डिपेंड है। तो एंगल के टर्म में हम लोगों ने बना लिया। अब ये हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सब डिफाइन हो गया। अब हम लोग बात कर सकते हैं मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो चलो अब इस पे करते हैं, समझते हैं। थोड़ा सा रुकेंगे कि तो ये फ्रीक्वेंसी की बात हम लोगों ने की थी, और फ्रीक्वेंसी में हमने कहा था देखो ये हर्ट्ज होती है या फिर साइकिल पर सेकेंड होती है फ्रीक्वेंसी की यूनिट। तो एसी करंट में हम लोग फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं क्या होता है। हम लोग के घरों में जो डोमेस्टिक सप्लाई आती है, घरों में जो आती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है जो एसी करंट हमारे यहाँ आती है। इसका क्या मतलब है, जो तुमने फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझा है उसी से तुम बताओ कि 50 हर्ट्ज का क्या मतलब है। तुम्हें बताया गया फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक सेकेंड में कितना साइकिल। साइकिल मीन्स जहाँ से चली है ये, जहाँ से लूप चला है वापस ये यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाए, तो इसे हम कहेंगे 1 साइकिल। तो 1 साइकिल एक सेकेंड में कितने साइकिल हो रही है, एक सेकेंड में इतनी तेज घूम रहा है कि एक सेकेंड में कितनी साइकिल हो जा रही है, क्योंकि एक साइकिल क्या है, जहाँ चली वहीं से वापस आना एक साइकिल है। तो उसमें होता क्या क्या है, जहाँ चली वहीं से वापस आने में देखो करंट क्या होती है, एक बार मैक्सिमम होती है और एक बार मिनिमम होती है ना। यहाँ पे मिनिमम तो नहीं कहेंगे हम लोग, कहेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है। एक बार एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, एक बार एक डायरेक्शन में, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में जो बोल रहे हैं हम लोग उसको मैक्सिमम बोलेंगे। तो एक बार एक डायरेक्शन में मैक्सिमम और एक बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो हम कह सकते हैं कि एक साइकिल, तुम्हें पता चल गया यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, एक साइकिल में। तो एक साइकिल में अगर 2 बार करंट मैक्सिमम होती है और 0 भी होती है, देखो 2 बार, एक बार यहाँ 0 होती है, एक बार यहाँ 0 होती है, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमारे घरों की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, डैट मीन्स
1 सेकेंड में कितने साइकिल हुई है? 50 साइकिल हुई है, क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी का मतलब ही है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। तो 1 साइकिल, तो यहाँ पर 50 साइकिल यानी 50 बार 1 सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, और 1 साइकिल में 2 बार मैक्सिमम, 2 बार ज़ीरो हो रहा है। तो 50 साइकिल में कितनी बार मैक्सिमम और कितनी बार ज़ीरो होगा? 100 बार। 1 साइकिल में 2 बार मैक्सिमम होता है, तो 50 साइकिल में 50 हर्ट्ज़ में 100 टाइम्स मैक्सिमम होगा और 100 टाइम्स ज़ीरो भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका मतलब है हमारे घरों में आने वाली जो सप्लाई है वो 1 सेकेंड में 100 बार मैक्सिमम होती है और 100 बार ज़ीरो भी होती है, ऑफ भी होती है ना। 100 बार मैक्सिमम और 100 बार ऑफ, लेकिन हमें पता नहीं चलता। इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हमारी जो देखने की क्षमता है आइज़ की वो क्या है, 1/16 सेकेंड तक हमारे आंखों के सामने कोई इमेज बनी होती है। तो जब 1/16 सेकेंड तक इमेज बनी हुई है तो ये तो 1 ही सेकेंड में 100 बार हो जा रहा है ना। 1 सेकेंड में 100 टाइम्स ऑफ हो रही है, तो हमें दिख नहीं रहा है वो, ठीक। तो ये सब है रीज़न कि 50 हर्ट्ज़ में 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या है और उससे हम कैसे देखते हैं, क्यों हमें जलता बुझता हुआ नहीं दिखता, ठीक। तो अब चलो आगे समझते हैं इसको फिर। तो मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ये क्यों हम फाइंड कर रहे हैं? मीन मीन्स क्या होता है? एवरेज। मीन मीन्स एवरेज होता है। तो मीन वैल्यू हम कैलकुलेट किस लिए कर रहे हैं? अब क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है, ये लगातार कॉन्टिन्यूअस ये बदल रही है ना, जिस तरह से वो लूप चेंज होगा, लूप एंगल चेंज करेगा, वैसे वैसे कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो मीन वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू नहीं निकालोगे अगर तुम, तो कहीं अगर पावर हमें फाइंड करनी हो, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इज़ I² R। अगर ये हमें फाइंड करना होगा तो I की वैल्यू क्या लोगे? क्योंकि I तो लगातार चेंज हो रही है यहाँ पे, है ना। करंट इज़ चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। तो हम जब कोई चीज़ कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है तो हम उसे कैसे लें, कौन सा I लें? भाई कभी 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 0 एम्पियर, 1.5 माइनस में आ रही है, तो कौन सी वैल्यू चूज़ करोगे अगर तुम्हें पावर निकालनी होगी? तो जब भी ऐसा कोई भी डेटा हो जो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा हो, तो हम क्या करते हैं? उसका एवरेज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि एवरेज क्या होता है? किसी भी डेटा की इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है। एवरेज क्या होता है? इफ़ेक्टिव वैल्यू होती है। लाइक अगर यहाँ से हमें मान लो 120 किलोमीटर कहीं जाना है और हम 2 घंटे में वहाँ पहुँच जाते हैं, तो हमारी स्पीड क्या रही होगी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 120 किलोमीटर गए 2 घंटे में, 120 को 2 से डिवाइड करो, 60 आएगा। 60 किलोमीटर आ रही है, तो क्या तुम सच में 60 की स्पीड से गए थे? कभी 100 की स्पीड से गए हो, कभी 0 हो गए हो, रुके हो बाज़ार में, कभी 10 की स्पीड से जा रहे हो, कभी 70, कभी 80, कभी 90, लगातार स्पीड बदले हो। ऐसा तो था नहीं कि लगातार तुम सीधे 60 पे एक्सीलरेटर पकड़े हो या कार में जा रहे हो 60 पे कॉन्टीन्यूअस चल रहे हो, बिल्कुल भी 60 और नीचे ना आ रहा है ना ऊपर जा रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम 2 घंटे में पहुँचे हो, इसका मतलब स्पीड, कौन सी स्पीड ने काम किया है? 60 1 घंटे में, 60 1 घंटे में, तभी तो 120 किलोमीटर 2 घंटे में पहुँचे। इसका मतलब जो स्पीड काम कर रही है वो 60 है। भले ही तुम अलग अलग कभी 100, कभी कुछ, कभी 90, कभी 0 हुए, बट जिस स्पीड ने काम किया वो कौन सी स्पीड थी? 60 थी। तो उसी वैल्यू को हम लोग एवरेज कहते हैं। जो वैल्यू इफ़ेक्ट डालती है किसी डेटा पे, उस वैल्यू को हम लोग एवरेज वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वो वैल्यू फाइंड करनी होगी करंट की जो कि पूरे सर्किट में होने वाली किसी भी घटना पे इफ़ेक्ट डाल रही है। घटना मीन्स कहीं पे हीट आ रही है, कहीं पे लाइट आ रही है, करंट, कहीं पे जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, मोस्टली हमें क्या फाइंड करना होता है? हीट जो जनरेट हो रही है, एनर्जी, है ना। तो एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो कौन सी करंट से हो रही है? कौन सी वैल्यू जिसकी वजह से इतनी हीट आई हीटर में या बल्ब में? तो वो करंट वही होगी जो इफ़ेक्ट डाल रही होगी। तो इफ़ेक्टिव वैल्यू अभी बताया क्या है? एवरेज वैल्यू होती है। इसलिए हमें क्या फाइंड करना होगा? करंट की एवरेज वैल्यू, डेट मीन्स मीन वैल्यू फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अब हम मीन वैल्यू इसीलिए यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो देखो मीन वैल्यू, अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो सबको ऐड करके और फिर उस टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे जो क्या चेंज हो रही है? आई कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, तो सभी जितनी भी आई बन रही हैं सबको ऐड करें और जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है उससे डिवाइड कर दें। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम से डिवाइड कर दें।
जैसे स्पीड, एवरेज स्पीड निकालते हो ना, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस चेंज हो रही है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हो। वैसे ही करंट चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल करंट को हम कैसे जोड़ें? प्लस जो हमारा जनरल मेथड है प्लस करके नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जब बहुत माइन्यूट चेंजिंग हो रही हो, बहुत छोटी अति सूक्ष्म चेंजेस आ रहे हो और उनको जोड़ना हो, तो हमें इंटीग्रेशन मेथड से जोड़ना पड़ता है। इसलिए हम यहाँ पे जो आई को जोड़ना है उसे हम साधारण मेथड से नहीं जोड़ सकते, इंटीग्रल मेथड से जोड़ेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्चुअली क्या है? बहुत छोटी वैल्यूज़ जो लगातार कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही हों उनका एडिशन ही इंटीग्रेशन है। तो हमें इंटीग्रल मेथड से करंट को जोड़ना होगा, फिर टोटल टाइम से डिवाइड कर देना होगा। तो देखो यहाँ कहा गया है मीन वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल। अब ये भी बात आ रही है कि हाफ साइकिल का क्यों निकाल रहे हो, फुल साइकिल का क्यों नहीं निकालते? क्योंकि मीन वैल्यू ऑफ फॉर कंप्लीट साइकिल इज ज़ीरो, कंप्लीट साइकिल इज ज़ीरो। तो कैसे ज़ीरो होगी यहाँ पे भी समझाया जाएगा। फुल साइकिल की जो मीन वैल्यू आएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि अब थोड़ा सा समझ लो यहीं पर, फिर आगे समझाते हैं। देखो हाफ साइकिल में एक डायरेक्शन में जा रही है, उसका एवरेज निकालोगे पॉजिटिव आएगा, फिर हाफ साइकिल में दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, उसका एवरेज नेगेटिव आएगा। दोनों को ऐड करके जब एवरेज निकालेंगे तो जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, जो वैल्यू आ रही है सर्किट में वो फुल साइकिल की नहीं आ रही है, हाफ साइकिल की आ रही है, तो हम निकालेंगे हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है मीन वैल्यू ऑफ हाफ साइकिल। तो टाइम भी हाफ ही लेना होगा। करंट को ऐड करेंगे कहाँ तक? हाफ टाइम तक। तो 0 टू हाफ टाइम, t/2, t/2 मीन्स हाफ टाइम तक हमें ऐड करना है। इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करो, किसको ऐड करो? i को। कहाँ से कहाँ तक? 0 टाइम से स्टार्ट कर हाफ टाइम तक ऐड करो। ओके, 0 टाइम से स्टार्ट करो और हाफ टाइम तक ऐड करो, और फिर किससे डिवाइड करो? हाफ टाइम से, फुल टाइम से नहीं करना है, हाफ टाइम से। तो देखो डिवाइड कर दिया t/2 से, तो ये हमें करना है। अब तुम्हें मालूम है कि I इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो I के प्लेस पर क्या रखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी। और टाइम पीरियड क्या होता है? यहाँ लिख दिया 2π/ω। तो t की जगह पर जब 2π/ω रखोगे, यहाँ पे 2π/ω, तो ये रेसिप्रोकल होके ω/2π आएगा, और 2 यहाँ, ये भी 2, ये वाला 2 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और ये वाला 2 कहाँ से आया है? इससे आया है 2π/ω से। तो ये और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा ω/π। और इसी तरह यहाँ पे जो तुमने t लिया था, यहाँ पे भी तुम्हें लिखना है 2π/ω। तो फिर से वहाँ पे होगा, पलटेगा यहाँ पे, और ये बनेगा π/ω। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी dt, इसको इंटीग्रेट करना है। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या होता है, आई नॉट क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है ना करंट की, जो अधिकतम करंट आ रही है, तो वो तो फिक्स है, मैक्सिमम जितनी आनी है उतनी ही आएगी। एक बार मैक्सिमम हो रही फिर बदल रही, तो जो मैक्सिमम है वो फिक्स है, तो उसे हमने क्या कर लिया? बाहर कर लिया, क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लेते हैं इंटीग्रेशन से, बाहर आ गया। अब देखो साइन ओमेगा टी डी टी को तुम्हें करना होगा इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिख दिया है। अगर कोई भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें अगर इस फॉर्म के मिलते हैं, ax फॉर्म के मिलते हैं, तो उसका आंसर आता है 1/a, और फिर साइन a का जो इंटीग्रल होता है वो, साइन a का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस होता है, माइनस कॉस होता है। और ax, तो समझने के लिए यहाँ पर 1/a आएगा, और ax वैल्यू वहीं रहेगी, और जो उसका इंटीग्रेशन होता है वो इंटीग्रेशन लिख दोगे। साइन x का माइनस कॉस x होता है। इसी तरह देखो कॉस ax लिखा है, तो ये 1/a जो यहाँ पे वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगी, और कॉस का जो इंटीग्रल है वो साइन है, तो साइन ax ये बनी रहेगी, ये वैल्यू बनी रहेगी साइन ax, क्योंकि कॉट का इंटीग्रल साइन होता है, और साइन के साथ ये वैल्यू बनी रहेगी, साथ ही 1/a आ जाएगा हमेशा जब भी आएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हुआ है, जब हम साइन ओमेगा टी की करने गए, देखो आई को बाहर कर लिया, और साइन ओमेगा टी का जब इंटीग्रेशन करने गए तो उसी के अकॉर्डिंग 1/ω बाहर आया, और साइन का कौन होता है? माइनस कॉस होता है, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस कॉस थीटा, थीटा मीन्स ओमेगा टी। ये इंटीग्रल हो गया। अब ये जो था ये लिमिट्स होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट।
तो लोअर लिमिट ये, और इसको बोला क्या जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। जब ये लिमिट नहीं लगी होती तो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, और जब लिमिट लगी होती तो डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको कैसे करेंगे, जो इंटीग्रेशन आया है जो तुमने किया उसी पर ब्रैकेट लगाकर लोअर लिमिट को नीचे, अपर लिमिट को ऊपर लिखोगे, और फिर जहाँ जिसके रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हो, मीन्स इंटीग्रेशन कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, किसकी तुलना में, टी के रिस्पेक्ट में, है ना, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो कि नहीं, डी टी लिखा है मतलब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो टी जहाँ पर भी है वहाँ पर पहले तुम्हें अपर लिमिट लिखना है, फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट लिख देना है। तो देखो यहाँ लिखा है मैंने, माइनस था ना तो माइनस बाहर कर लिया, ठीक। अब जहाँ भी टी है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले अपर लिमिट, तो टी की जगह देखो लिख लिया पाई बाई ओमेगा, इसी में पूरे में, फिर माइनस लगाएंगे और फिर इसी में टी की जगह पर लोअर लिमिट लिख देंगे। तो ये माइनस लगाया और टी की जगह पर लोअर लिमिट लिख दिया। तो ये क्या देखो, ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई बचेगा, माइनस यहाँ जीरो के साथ कॉस जीरो हुआ। अब कॉस पाई मतलब 180 डिग्री होता है, तो कॉस 180 का मान -1 आता है, और माइनस कॉस जीरो का मान कितना आता है, 1 होता है, तो -1 हो गया। दोनों माइनस हैं, प्लस हुए -2 आने के बाद क्या होगा, बाहर भी माइनस है, तो -2 और बाहर माइनस है तो +2। तो क्या बना, यहाँ देखो ये एक्स्ट्रा ले लिया है, इसको हटा देते हैं, क्या बनेगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। तो I0/पाई इंटू 2, वो चीज़ यहाँ पे लिख दिया, 2 × I0/पाई, वही चीज़ I0/पाई इंटू 2 लिखो, चाहे 2 × I0/पाई लिखो, सेम है ना, तो यहाँ लिख दिया। अब देखो, अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 2/3.14 को डिवाइड करोगे तो 0.637 आएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा IM मतलब मीन वैल्यू, है ना, मीन वैल्यू मीन्स एवरेज वैल्यू इज इक्वल्स टू 0.637 ऑफ I0। तो क्या बताना चाह रहे हैं, यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो एवरेज वैल्यू आती है वो पीक वैल्यू, पीक मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू थी आई की, उसकी 2/पाई गुना होती है, 2/पाई टाइम्स होती है। 2/पाई की वैल्यू रख दो तो ये वैल्यू आ रही है, इसको डिवाइड करने पर तो हम कहेंगे कि जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू की 0.637 गुना होती है। ये आ गया। 0.637 को अगर परसेंट में बदलोगे तो आ जाएगा 63.7%। तो हम क्या कह सकते हैं, एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की 63.7% होती है। मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी, उसकी 63.7% आएगी। मान लो 50% होता तो अगर एवरेज वैल्यू मान लो 20 आ रही है, तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू 20 आ रही है, तो एवरेज वैल्यू कितनी आती, 50% के लिए उसी का 50% आती। 50 मतलब 20 का 50 कितना होगा, 10%। 20 का 50% कितना होगा, 10% होगा, है ना। तो कह सकते हैं कि एवरेज कितनी हो गई, 10 एम्पियर हो गई। इसी तरह अगर तुम्हें I0 मैक्सिमम वैल्यू पता है तो एवरेज वैल्यू तुम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, इससे मल्टीप्लाई कर दो मैक्सिमम वैल्यू से तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ कहा गया, देखो जो हम कह रहे थे कि फुल साइकिल में करंट, एवरेज करंट 0 हो जाएगी। जैसे हमने पहले हाफ साइकिल में निकाला एवरेज करंट ये आ रही है या फिर ये आ रही है, जो भी यहाँ हमने निकाला है ये आ रही है, चाहे ये बोलो, उसी तरह अगली जो हाफ साइकिल होगी उसमें तो करंट उल्टी जाएगी, तो ये आएगा तो यही, क्योंकि उसी तरह से बदल रही है, आएगी तो यही वैल्यू लेकिन माइनस में आएगी। तो हाफ साइकिल में ये माइनस हो जाएगी, यही वैल्यू माइनस हो जाएगी, ये वैल्यू बोलो चाहे ये वैल्यू बोलो, नेगेटिव हो जाएगी। तो यही वैल्यू नेगेटिव, यही वैल्यू पॉजिटिव, दोनों को मिलाकर अगर एवरेज निकालने जाओगे तो 0 आ जाएगा। तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसलिए फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं। तो सर्किट में जो काम करती है वैल्यू करंट की, वो फुल सर्किल की नहीं होती, किसकी होती है, हाफ साइकिल की होती है। तो ये हो गई एवरेज वैल्यू, समझ गए। अब एवरेज वैल्यू का करोगे क्या, मीन वैल्यू का करोगे क्या, उसको हमने अभी समझाया। इसके बाद आता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, करंट की रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं और उसका क्या यूज़ है
आरएमएस का क्या यूज़ है, जब इससे काम हो जा रहा है एवरेज से तो आरएमएस क्या करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट।